एक रात एक महिला जब सो रही होती है तो उसको अचानक कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसके शरीर के करीब लेटा हुआ है और उसके शरीर पर अपनी उंगलियों को नचा रहा है। जैसे वे उन उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करती है तो वे पाती है कि यह हाथ उसी के भतीजे यानी कि शोभित का है। और अब तो वह जो महिला है वह उस शोभित की जिस प्रकार से की गई छेड़खानी है उस छेड़खानी को सही मायने में लेती है और अब उसकी तरफ जब करवट ले लेती है फिर तो उन दोनों के बीच में वह जो प्यार है वह पनप पड़ता है। और फिर यहाँ पर उस चाची और भतीजे के बीच में कुछ ऐसा काम हो रहा होता है जो शायद उन दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए था। आखिर वह चाची अपने भतीजे को क्यों मना नहीं कर पाई और क्यों वह जो भतीजा है अपनी चाची के साथ इस प्रकार के संबंध बनाने लगा जो शायद उसको जीवन में नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, आज की कहानी आपको वाकई में हैरान करके रख देगी क्योंकि ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है। और कैसे जब शरीरों में वासना और हवस जागती है तो फिर ये लोग यानी कि ये जो शरीर है एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं और तो और ये अपने रिश्तों की गरिमा को भी नहीं समझते हैं और बस इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर अपने संबंधों को जो कि उनका शारीरिक संबंध है उसको कलंकित किया करते हैं। क्योंकि यहाँ पर रिश्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ शरीर में जब इस प्रकार की उत्तेजना बढ़ती है तो वो लोग अपने आप पर काबू नहीं पाते हैं और बस इसी प्रकार से उन दोनों के बीच में संबंध बन जाते हैं। दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना में आज हम इस बात को विस्तार से जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है देहरादून उत्तराखंड से। दरअसल देहरादून की वादियों में रहने वाला ये ननकू जो कि वहाँ पड़ोस की फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता है, इसकी रात को ड्यूटी होती है और वह दिन में अपने घर पर आराम किया करता है। एक दिन की बात, ननकू के जो बड़े भाई जगदीश है उनका उनके पास फ़ोन आता है। दरअसल वो बता रहे होते हैं कि वो उनके पास उनके भतीजे शोभित को भेजना चाहते हैं। अब ननकू इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है अपने भाई से कि हाँ, तुम उस लड़के को ट्रेन में बिठा दो, वह उस रेलवे स्टेशन से अपने पास ले आएगा। अब बस यही होता है और वह शोभित भी अब अपने चाचा और चाची के पास आ जाता है देहरादून और यहाँ देहरादून की वादियों में अक्सर घूमा करता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दरअसल उस लड़के जो कि 11वीं क्लास में पढ़ता है उसकी छुट्टियाँ चल रही हैं और वह उन छुट्टियों में वहाँ पर रहना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है और अपने आप का मनोरंजन करना चाहता है। यहाँ पर ननकू का एक बेटा होता है जिसकी उम्र करीब 8 साल होती है। वह लड़का शोभित उस बच्चे के साथ दोस्ती कर लेता है और दोनों भाई बहुत ही मज़े किया करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ननकू है वह दिन भर तो घर में सोता और रात को ड्यूटी किया करता। अब यहाँ पर जो लड़का शोभित है जो कि अपने हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन लिए हुए होता है, यानी कि उसके पास एक फ़ोन है और वह उसी फ़ोन में इंटरनेट वगैरह चलाया करता है और वह उसी इंटरनेट के चलाने से वह कुछ ऐसी चीज़ें भी देखा करता है उस फ़ोन में जो शायद उसको नहीं देखनी चाहिए थी। बस उन्हीं चीज़ों को जब वह देखता है तो वह उसके शरीर में वही बातें असर भी करती है। वह कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि हर रात उसका जो चाचा है वह तो ड्यूटी पर चला जाया करता है। जो उसका छोटा भाई यानी कि 8 साल का वह लड़का ननकू का बेटा जो है वह भी थक हार कर सो जाता है, लेकिन वह रात को काफ़ी रात तक उन मोबाइल में वही चीज़ें देखा करता और वह मन ही मन सोचा करता कि शायद उसको उसकी चाची के पास जाना चाहिए और उसके साथ ऐसा ही काम करना चाहिए क्योंकि ऐसी ही चीज़ों को वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है। अब भाई एक गरीब आदमी के पास ज़्यादा बड़ा घर तो है नहीं, छोटा सा एक कमरा होता है, उसी कमरे में खाना पीना रहना सोना सब कुछ उसी में होता है। अब यहाँ पर वो लोग नीचे फर्श पे अपना बिस्तर लगाकर सोया करते। यहाँ पर ननकू की पत्नी जिनका नाम रविता होता है, रविता भी ऐसे सोया करती और अब वह जो लड़का है यानी कि शोभित जो कि इस प्रकार की गंदी चीज़ों को फ़ोन में देखा करता है उसके शरीर में ऐसी ही उत्तेजना बन जाया करती। एक दिन की बात, जब वह लड़का शोभित जब ऐसी ही चीज़ों को उस मोबाइल फ़ोन में देख रहा होता है तो वह उससे अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है और वह समय हो रहा होता है रात के करीब 11 बजे का और वह चुपचाप वहाँ से खड़ा होता है और बस अपनी चाची यानी कि उस रविता के बगल में जाकर लेट जाता है और बस अपनी उंगलियों से अपनी चाची के बदन को सहला
सहलाने लगता है। जैसे जिस प्रकार से उसकी ये सहलाने की प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया को चलते देख वह रविता की आँख खुल जाती है, लेकिन वह चुपचाप उस सहलाने का मज़ा लेने लगती है। यहाँ पर शायद उसको उस भतीजे को डांट देना चाहिए था, उसको संभाल लेना चाहिए था, उसको बता देना चाहिए था कि तू जो कर रहा है वह बहुत ही गलत है। यानी कि वह चाची जो कि उसके माँ समान है, उसके साथ इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहा है जो कि निहायत ही गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं उस रविता के मन में भी कुछ ऐसी ही बातें होती हैं, और यहाँ पर जब उन दोनों शरीरों के बीच में वह आकर्षण बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर वह जो चाची है जो कि माँ समान है, वह अपने भतीजे की तरफ करवट ले लेती है, और बस अब तो उनके शरीरों में उत्तेजना प्रवेश कर गई थी, और उसी उत्तेजना के फलीभूत वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना बैठते हैं। जहाँ पर वह लड़का जिसकी उम्र करीब 17 साल होती है, वह नई उम्र का लड़का बस अपनी चाची के साथ बड़े ही जोर से संबंध बनाता है, और यहाँ पर वह रविता भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जिस प्रकार से उनका ये संबंध बन रहा होता है, अब तो हर रात की यही कहानी, क्योंकि ननकू तो रात को सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता, वह तो अपनी कंपनी चला जाया करता। अब यहाँ पर रह जाते रविता का बेटा और वह जो भतीजा है शोभित। अब शोभित अपनी चाची के साथ रोज़ाना इसी प्रकार के काम किया करता है। एक दिन की बात, जब वह इसी प्रकार के संबंध बना रहा होता है, उसी समय अचानक क्या होता है कि उसका जो हाथ है वह उस छोटे भाई यानी कि उस रविता के बेटे के मुंह पर लग जाता है। अचानक से इस बात को देखकर उस जो 8 साल का जो बच्चा है उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह यहाँ पर देखता है कि वह जो लड़का शोभित है वह बिल्कुल निर्वस्त्र है, और साथ ही साथ उसकी माँ भी निर्वस्त्र है। अब तो वह अपनी माँ और अपने भाई को जब ऐसी हालत में देखता है तो वह देखकर दंग रह जाता है। जैसे तैसे वह रविता अपने शरीर को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह पूरी इमेज उस छोटे से बच्चे के दिमाग में बन जाती है। और अब तो वह बच्चा जब तो सो गया था, और यहाँ पर शोभित भी उस घर से बाहर निकल जाता है, उसकी माँ भी कपड़े पहन लेती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं उस छोटे से बच्चे के दिमाग में वो जो बात है वह गलत असर कर गई थी। और अब तो जैसी सुबह होती है, जब ननकू अपने घर लौट कर आता है, तो वह 8 साल का बच्चा वह अपने पिता से बता देता है कि रात को उसकी माँ और वह जो लड़का शोभित है वह इस प्रकार से यह काम कर रहे थे। यानी कि दोनों ने कपड़े निकाल रखे थे, और यहाँ पर जो वह शोभित है वह उसकी मम्मी के ऊपर सवार हुआ पड़ा था। अब तो जैसे ही वह जो ननकू इस पूरी बात को जानता है, वह शोभित से पूछता है कि शोभित, क्या ये जो बच्चा कह रहा है ये सही है? यहाँ पर शोभित अब ना तो हाँ या ना किसी बात का जवाब नहीं देता है, और चुपचाप से अपनी गर्दन को नीचे किए हुआ होता है, और यहाँ पर वह किसी को कोई भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप ऐसे ही खड़ा है। यहाँ पर वह ननकू जब उसका गुस्सा उसके दिमाग में चढ़ा हुआ होता है, वह बस देर नहीं करता और बस 2 थप्पड़ जड़ देता है उस लड़के शोभित के ऊपर, और उससे कहता है कि तुझे तेरी माँ और चाची में कोई फर्क ही नज़र नहीं आया, तू तो बहुत ही गंदी सोच का आदमी है। अब तो वह जो ननकू है वह अपने भाई जगदीश के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि भाई इस लड़के शोभित को यहाँ से बुला लो, वरना मैं इसका खून पी जाऊँगा। बस इस प्रकार की बातों को वह जो ननकू है वह बताता है, और वह उस लड़के शोभित को अपने घर से भगा देता है। अब तो वह शोभित पता नहीं कहाँ गया, उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो ननकू है वह बहुत ही बुरी तरह से भड़कता हुआ आता है, और उस कमरे में जहाँ पर रविता बैठी हुई थी बस उसके ऊपर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से बरस पड़ता है। यानी कि वह अपनी पत्नी रविता को बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है, और उससे कहता है कि तुमने आज माँ और बेटे के जो रिश्ता है उसको कलंकित कर दिया, शायद तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने आज इतना बुरा किया है, शायद उसको उसके शब्द बोल भी नहीं पाएंगे। यानी कि वह कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने बेटे के साथ ही अपना मुंह काला करे, यार कमाल की बात है। लेकिन तू आज वाकई में बहुत ही बदचलन है। यहाँ पर वह ननकू अपने आप को काफ़ी संभालने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए बस अपनी पत्नी रविता को बुरी तरह से
पीटने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब और भी पड़ोसी वहाँ पर आते हैं और बस उस ननकू को समझाते हैं कि भाई इस प्रकार की मारपीट नहीं किया करते, क्योंकि यहाँ पुलिस आ जाएगी और फिर पुलिस के चक्कर में यदि तू फंस गया तो तुझे जेल जाना पड़ सकता है। और ये जो औरतें हैं इनके अंदर क्या गुण होता है और क्या अवगुण होता है, इनके अंदर जहाँ ये शरीर की सुंदरता इनका बड़ा गुण होता है, ये इसी सुंदरता के बस में अपने साथ बहुत सारे अवैध संबंधों को भी जोड़ लिया करती हैं। और इसी वजह से तू भी आज परेशान हो रहा है और कहीं ना कहीं इस दुनिया में कोई ना कोई इंसान जो भी किसी प्रकार की ऐसी महिलाओं से जुड़ा हुआ है वह कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान अवश्य होगा। लोगों के काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद अब तो ननकू शांत होता है और बस वह अपनी पत्नी रविता से कहने लगता है कि चुपचाप अपने औकात में, अपनी वैल्यू में रहो। इस प्रकार से किसी भी काम को करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। मार खाकर अब तो वह रविता उसी घर में बैठी हुई है और बस पछता रही है कि शायद उसने उस लड़के शोभित को उस समय मना कर देना ज़्यादा बेहतर होता, जिस समय वह शोभित उसके पास आकर उसके बदन पर उंगलियों को चला रहा था। शायद वह उस समय अपने बेटे को रोक देती तो आज उसके साथ इस प्रकार की कोई भी बात नहीं हो रही होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों हम इन पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को सावधान और जागरूक और सचेत करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इन शरीरों में बनने वाली ये हवस और वासना जरूर कोई ना कोई ऐसा खतरनाक काम करवा देती जिसके बारे में शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं उन लोगों ने उन जो रिश्तों की गरिमा है उसको कलंकित कर दिया है और बस अपने उस चंद कुछ मिनट के शारीरिक सुख के कारण इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है और बस उसकी सज़ा भुगतने के लिए अब तो वो लोग जेलों में पड़े हैं, थानों में पड़े हैं और तो और अपने घरों में अकेले पड़े हुए हैं। ना तो उनके पास कोई पानी देवा है, ना ही कोई नाम लेवा है। अब तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी और बेकार स्थिति में अपने घर में बस भुगत रहे हैं वही फल को, क्योंकि उन्होंने जब तो उत्तेजना वशीभूत होते हुए उन कामों को कर दिया, लेकिन आज जब उनका शरीर इस पूरी प्रक्रिया को भुगतता है तो वो लोग आज रोकर दिखाते हैं। वो लोग बताते हैं कि यार हमारे साथ तो ऐसा हो गया। भाई साहब, जब आप करोगे तभी तो आप भुगतोगे ना। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जो खूबसूरती होती है ये महिलाओं का गहना होता है, लेकिन मैं आपको ये बता भी दूं कि अक्सर इस सुंदरता के चलते बहुत सारी महिलाओं को अपनी इज्जत, अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ गया है, क्योंकि जो महिला जितनी ज़्यादा सुंदर दिखाई भी पड़ती है उसके पीछे उतने ही लोग अक्सर पड़ जाया करते हैं और अक्सर उनके जो पारिवारिक जो संबंध है वो भी बिगड़ जाया करते हैं। कभी भी इस प्रकार की जो सुंदरता है, जो कि आपका एक बहुत ही खूबसूरत गहना है, उसको संभाल कर रखो, छुपा कर रखो। ज़रूरी नहीं दुनिया को प्रदर्शित करें। और हाँ, जब जवान हो रहे बच्चे हैं ना, उनके साथ अपने नियम कानून और हिसाब को, यानी कि बोलचाल के तरीके को, रहने सहने के तरीके को संभाल कर रखें, ताकि उन लोगों को ज़रा सी भी आज़ादी ना मिल पाए और उसी आज़ादी के चलते वो लोग कोई ख़तरनाक काम ना कर दें। दोस्तों, आप लोग सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। और हम लोग कहना चाहते हैं, अपने दिल से दुआ देना चाहते हैं कि दोस्तों बस इस समाज में एक अच्छी सी जो दृष्टि में आप लोग रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अच्छे संस्कार दें, उनको बताएं कि रिश्तों की गरिमा को कैसे बचाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।